हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस और इस कड़ी में एक और वीडियो लेकर के मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस जिसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होती है और उस एरर को आपको फाइंड आउट करना होता है और फिर नए सिरे से उसको लिखना होता है। अब लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं परीक्षाओं में, वहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, उसमें सही का निशान आपको करके उसका जो भी नंबर है ABCD में से वो आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं सेंटेंस लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो पहला देखिए आप, विद ए थंडरिंग रोअर, यानी थंडरिंग रोअर के साथ, यानी गर्जना वाली दहाड़ के साथ, द ह्यूज रॉकेट, यानी विशाल जो रॉकेट था, सोअर्ड अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग पैड से हवा में ऊपर आसमान में सोअर अप हो गया, मतलब उड़ गया। तो इसमें बिल्कुल ये रेड कलर में जो मैंने आपको लिख रखे हैं ये दिखाने के लिए भाई इस पार्ट में यहाँ पर एरर है। अब ये सोअर्ड अप जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसी में एरर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई सोअर्ड अप की जगह और क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, सोअर्ड अप का मतलब भी किसी भी हवाई जहाज़ का या किसी भी एयरप्लेन का नीचे अपने लॉन्चिंग पैड से ऊपर यानी या हवाई अड्डे से ऊपर आसमान में जब कोई हवाई जहाज़ उड़ता है तो उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। तो टेक ऑफ यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में तो हम टुक ऑफ यहाँ पर करेंगे, टुक ऑफ, OFF, टुक ऑफ, सोअर्ड अप नहीं करेंगे। तो अब ये करेक्ट हो गया आपका। सोअर्ड अप का मतलब भी ऊपर आसमान में उड़ना ही होता है, लेकिन वो धरती में से जब आसमान की तरफ कोई हवाई जहाज़ उड़ान भरता है तो वो टुक ऑफ कहलाता है, और पहले से ही उड़ा हुआ है आसमान में तो वो सोअर्ड अप कहलाएगा। यानी पहले से ही, जैसे ए बर्ड इज़ सोअरिंग अप हाई इन द स्काई, यानी एक पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में हम सोअर अप बोलते हैं। ये देखिए सेकंड वाला, माई ओपिनियन फॉर द फिल्म, यानी फिल्म के बारे में मेरी जो धारणा है, जो ओपिनियन है वो ये है, इज़ दैट इट विल बैग द नेशनल अवार्ड, कि नेशनल अवार्ड की मांग करेगी। तो यहाँ पर ओपिनियन फॉर में ही कोई गलती है, कोई एरर है, इसी को हमको बताना है। क्योंकि ओपिनियन फॉर जो होता है ना, ये ओपिनियन फॉर की जगह हम यहाँ पर अबाउट कर देंगे, यानी यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है, किसी के लिए बात नहीं हो रही, किसी के बारे में हो रही है। किसके बारे में हो रही है? फिल्म के बारे में। तो इसलिए हम अबाउट करेंगे। तो ये इस तरह हो गया आपका कि माई ओपिनियन अबाउट द फिल्म, यानी इस फिल्म के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वो ये है। थर्ड वाला देखिए, ही सेंट ए बर्ड, उसने एक मैसेज भेजा टू मी, मेरे लिए, दैट कि ही वुड बी कमिंग लेट, कि वो लेट आ रहा है या लेट आएगा। तो यहाँ पर सेंट ए वर्ड में कोई गलती है, और गलती सिर्फ ये है कि इसमें ए को हम हटा देंगे, वो सेंट वर्ड होता है। सेंट वर्ड का मतलब सूचना भिजवाना या मैसेज देना। आगे देखिए फोर्थ, एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन, यानी किसी भी मेडिसिन की जो ओवरडोज होती है, ओवरडोज का मतलब यानी एक निश्चित मात्रा जो हम देते हैं उससे अधिक जब दे देते हैं तो वो ओवरडोज कहलाती है। तो ओवरडोज किसी भी मेडिसिन की, किसी भी दवाई की, इज़ एन ऑफ फैटल, वो बहुत ही घातक होती है, फैटल होती है, यानी जीवन के लिए घातक होती है या मारक होती है। टू ए प्लांट, किसी पौधे के लिए, एज टू ए मैन, और उतनी ही घातक वो किसी आदमी के लिए भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ही कोई गलती है, यानी ये अंडरलाइन जो हो रहा है रेड कलर में एन ऑफ फैटल है, जबकि यहाँ पर एज आ रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। तो एज से हम कंपैरिजन करते हैं, तो एन ऑफ की जगह हम एज का यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे भी एज है, इसलिए हम एज ही यहाँ पर लगाएंगे। तो ये इस तरह हो गया, इज एज फैटल टू ए प्लांट एज टू ए मैन, यानी वो किसी प्लांट के लिए भी उतनी ही फैटल है जितनी कि एक आदमी के लिए होती है। ये 5 वाला देखिए आप, नो सूनर आई सा द टाइगर देन आई रैन अवे, यानी जैसे ही मैंने टाइगर को देखा और तभी मैं वहाँ से भाग गया, रन अवे हो गया। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर आता है उसमें नो सूनर आई सा, यहीं पर गलती है। तो नो सूनर आई सा नहीं आता, यानी नो सूनर के साथ डिड का यूज़ होता है, यानी ये पूरा फ्रेज इस तरह है कि नो सूनर डिड आई सी, और ये जो क्रिया आती है इसके साथ वो हमेशा पहली फॉर्म में आती है। तो ये इस तरह हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सी।
नो सूनर डिड आई सी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आया तो आपको डिड लिखना है और क्रिया की पहली फॉर्म वहाँ पर उसको कर देनी है। तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। आगे देखिए 6 वाला, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच देन द फोन रिंग। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच देन द फोन रिंग, यानी मुश्किल से ही उसने अपना लंच किया था तभी फ़ोन घनघना उठा, कहने का मतलब बज गया। तो ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्कुल हार्डली हैड ही आता है और फिर जो भी प्रोनाउन आता है उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल करेक्ट है ये, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हीज लंच। और लेकिन ये जो देन आता है वो देन नहीं आता है, यहाँ पर वैन आता है, वैन। तो ये इस तरह यानी वैन आएगा इसमें जो यूज होता है। जैसे आपने अभी नो सूनर डिड में देखा तो नो सूनर डिड के साथ ये देन आता है और हार्डली हैड के साथ देन नहीं आता बल्कि वैन आता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, देन की जगह हम वैन लिख देंगे, करेक्ट हो गया। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच व्हेन द फोन रैंग। आगे देखिए 7 वाला, रोशन डाइट ऑफ कोरोना एंड नॉट फ्रॉम कैंसर, यानी रोशन जो है कोरोना से मरा, कैंसर से नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, नोट करिए, ये अंडरलाइन यहाँ पर हो रहा है इस सेंटेंस में, इसी में कहीं ना कहीं कोई एरर है। ये यानी रोशन मर गया ऑफ कोरोना, कोरोना से, एंड नॉट फ्रॉम कैंसर, और कैंसर से नहीं मरा बल्कि वो किससे मरा था, कोरोना से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ तक ये करेक्ट होता हुआ ऐसा लगता है हमको, लेकिन ये फ्रॉम में आकर के थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि बीमारी से जब भी कोई मरता है तो हमेशा ऑफ आता है। जैसे यहाँ पर भी ऑफ आ रहा है, देखो ऑफ कोरोना, इसी तरह हम यहाँ पर भी ऑफ कर देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये इसमें मिस्टेक है, यानी रोशन डाइड ऑफ कोरोना एंड नॉट ऑफ कैंसर। याद रखें, बीमारी के साथ यदि कोई मरता है तो उसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये देखिए 8 वाला, ऑल बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड एट द बट, यानी जितनी भी बैड हैबिट होती है उनको शुरुआत में ही ख़त्म कर देनी चाहिए, निप कर देनी चाहिए एट द बट। अब ये देख, लेकिन ये निप्ड एट द बट में अंडरलाइन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गलती है। तो गलती ये है कि ये जो एट है ये बिल्कुल गलत है, इसको इन करेंगे, इन द बट, यानी ऑल बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बट। ये हमेशा इसी तरीके से आता है, इन द बट, निप्ड इन द बट। ये 9 वाला देखो, ईच फैमिली एडॉप्टेड बाई द क्लब, यानी प्रत्येक परिवार जो एडॉप्ट किया गया था बाई द क्लब के द्वारा, वाज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक सप्लाई, उन सभी परिवारों को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करवाई गई थी। तो यहाँ पर ये बाई का यूज़ मुझे गलत दिख रहा है यहाँ, क्योंकि बाई नहीं आता, प्रोवाइडेड विद आता है। प्रोवाइडेड विद यानी किसी चीज़ को यदि हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी को तो वो प्रोवाइडेड विथ। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो वो विद का यहाँ पर यूज़ होगा, यानी ईच फैमिली एडॉप्टेड बाय द क्लब वाज प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये 9 वाला देखिए, इफ़ आई हैड मनी, गौर करिए कि यदि मेरे पास धन होता तो आई वुड सेंड टू यू, तो मैं तुमको वो दे देता। अब ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुमको दे देता। और ये कौन सी कंडीशन है, बिल्कुल ये अनरियल कंडीशन है, जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है तो मैं देता कैसे। यानी इफ़ आई हैड मनी आई वुड सेंड टू यू। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब भी यानी 3 तरह की कंडीशन हम देखते हैं, एक तो इमेजनरी और दूसरी अनरियल और तीसरी अनफुलफिल्ड। तो अनरियल का जो वर्ब फॉर्मेट है वो इस तरह होता है, यानी इफ़ क्लॉज के अंदर, कहने का मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके अंदर V2 का इस्तेमाल होता है, और जो उसकी दूसरा वाला जो पार्ट होता है, परिणाम वाला रिजल्ट क्लॉज जो होता है, उसके अंदर हम वुड का यूज करते हैं, वुड का या शुड का या फिर माइट का या कुड का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल ये पूरी शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है, यानी वुड यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट क्लॉज में, और यहाँ पर ये हैड आ रहा है जो कि हैव या हैज की सेकंड फॉर्म है, यानी B2 है। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड सेंड टू यू, कि मेरे पास धन होता तो मैं तुमको सेंड कर देता, लेकिन है नहीं तो मैंने सेंड नहीं किया। तो एकदम करेक्ट है, नो एरर है या नो इम्प्रूवमेंट। जो डी ऑप्शन आता है आपके लिए कि भाई 3 तो ऑप्शन आपके अलग तरह के आएंगे, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यदि किसी तरह की भी कोई एरर नहीं है तो हम लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट में यहाँ पर ये हो गया आपका, यानी यहाँ में इस ये जो सेंटेंस है इसमें किसी भी तरह की एरर यहाँ पर नहीं है। ऑल माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा है और उसके बाद में ये समय आ रहा है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आते हैं। तो ऑल माई फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है और यहाँ पर लिखा हुआ आर वेटिंग, तो हम यहाँ पर हैव बीन वेटिंग कर देंगे, हैव बीन वेटिंग, आर वेटिंग की जगह हैव बीन वेटिंग। अब ये करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, यानी मेरे सभी जो मित्र हैं वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। 13 वाला देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों लोग, वर किल्ड मारे गए थे बाय द फ्लड, अब वो फ्लड के द्वारा मारे गए थे। तो ये बिल्कुल कहीं भी गले नहीं उतरता, क्योंकि फ्लड कोई आदमी नहीं है जो मारेगा उसको, तो बल्कि हम इसको कहेंगे इन द फ्लड। तो इनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन द फ्लड, यानी किसी भी जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 14, मोहन हु स्टडीज़ मेडिसिन, यानी मोहन जो कि पढ़ाई करता है मेडिसिन की, एट प्रेजेंट वर्तमान में, होप्स टू गो एब्रॉड आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ऐसी आशा की जाती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद एब्रॉड चला जाएगा या विदेश चला जाएगा पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो स्टडीज़ आ रहा है यही अंडरलाइंड है, यानी कहने का मतलब इसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो क्या एरर है देखिए आप ध्यान से, तो ध्यान से देखने में हमको पता चलता है कि यहाँ पर एक एडवर्ब आ रहा है एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट हमेशा शो करता है उन इंसिडेंट्स के लिए, उन हैपनिंग्स के लिए जो दैट आर गोइंग ऑन इन एट प्रेजेंट, दैट आर गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, यानी हमारी आंखों के सामने जो घटनाएं हो रही है, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। तो मोहन हु स्टडीज़ की जगह हम करेंगे हु इज स्टडिंग, हु इज स्टडिंग, STUDYING, यानी मोहन हु इज स्टडिंग मेडिसिन एट प्रेजेंट, यानी एट प्रेजेंट में है, यानी वर्तमान में मोहन जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद एब्रॉड चला जाएगा। 15 वाला देखिए, इफ़ सी स्टडीड मोर शी वुड हैव बीन एबल टू गेट ए डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी एक कंडीशन है, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है ज़रा पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो इसका रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड हैव बीन आ रहा है, यानी वुड हैव बीन आ रहा है, यानी शुड वुड के साथ बीन और हैव के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ रही है। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, थर्ड वाली कंडीशन है, और ये जो पार्ट है इसका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहीं पर कोई गलती है, तो गलती क्या होती है, यानी जो अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर इफ़ क्लॉज जो होता है उसके अंदर हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस बी थर्ड आती है, जो यहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ रिजल्ट क्लॉज में दूसरा जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें वुड शुड या वुड शुड के बाद में हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। हैड वर्ब 3, तो इफ़ सी स्टडीड मोर, इसका मतलब
यहाँ पर हैड स्टडीड आएगा ना, हैड स्टडीड। इफ़ सी हैड स्टडीड मोर, तो यहाँ पर हैड और हम लिख देंगे तो ये अब करेक्ट हो गया। इफ़ सी हैड स्टडीड मोर, यदि वो ज़्यादा उसने किया होता तो सी वुड हैव बीन एबल, तो वो एबल होती टू गेट ए डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन लेने के लिए। तो अगला देखिए अब 16 वाला, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड इफ़ यू विल कम लेट। यहाँ पर भी एक कंडीशन दिखाई दे रही है, इफ़ यू विल कम लेट, क्योंकि यहाँ पर सेल विल आ रहे हैं, और जब सेल विल आते हैं इफ़ कंडीशन में या तो हम ये जो आपका रिज़ल्ट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही होना चाहिए। जैसे ये देखिए आप 16, यू विल बी पनिश्ड इफ़ यू विल कम लेट, यानी सेल विल यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, यानी इफ़ यू विल कम लेट, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ यू विल कम लेट तो यू विल बी पनिश्ड। तो इफ़ क्लॉज के अंदर क्रिया की पहली फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर ये जो विल है वो नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ कम ही रहेगा। यानी यू विल बी पनिश्ड इफ़ यू कम लेट, यानी विल की कोई ज़रूरत, यानी कहने का मतलब जो ओपन कंडीशन होती है उसमें एक तरफ क्रिया की पहली फॉर्म यानी इफ़ कंडीशन में क्रिया की पहली फॉर्म आती है, और जो रिज़ल्ट क्लॉज होता है उसमें सेल विल या फिर मे या कैन आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये जो आपका रिज़ल्ट क्लॉज है उसके अंदर सेल विल आ रहे हैं, लेकिन ये जो इफ़ कंडीशन यानी कंडीशनल जो क्लॉज है उसके अंदर क्रिया की पहली फॉर्म ही आनी चाहिए, तो कम ही यहाँ पर पर्याप्त है, विल की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि इफ़ यू कम लेट, कि यदि तुम लेट आए तो यू विल बी पनिश्ड, तुमको पनिश किया जाएगा, यानी कल यदि तुम लेट आए तो तुमको पनिश किया जाएगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले को हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।